Good morning, students. Today we will see some very important objective questions with 100% conceptual clarity and the science involved in that very question. So let us begin from here. So our first question is, it's about solar cooker. The question is, solar cookers are more useful in cloudy weather. The statement given is true, false, ambiguous, insufficient data. So this statement is false. Okay. Now we will see the concept involved. Okay. It is question about solar cooker. Okay. What do you mean by solar cooker? The cooker by which we can prepare our food, we can cook our food with the help of sunlight is known as solar cooker. So what is the concept? Anything which is predetermined by objective solar, it means it is related to sunlight. और हम लोग को भी मालूम है कि कोई भी चीज जो सनलाइट की सहायता से ऑपरेट होगा, क्लाउडी वेदर में वो अच्छा काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल रूप से नहीं काम करेगा, क्योंकि क्लाउडी वेदर का तो मतलब ही हुआ ना कि सनलाइट अर्थ पे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड से ढक जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट? फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ एक ऑप्शन और है, एम्बिगियस। आइए देख लेते हैं कि एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। हमारे पास ये वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। देखिए एम्बिगुअस का मतलब हुआ ना डबल मीनिंग। ऐसा कैसे हम लोग पता करेंगे? जो एमबी होता है ना, एमबी, एमबी का मतलब ही होता है बोथ ऑफ देम। कहीं भी दो चीज है और दोनों को रेफर किया जाए तो एमबी यूज करेंगे। ये सिनोनिमस है एम्फी का। हम लोग बोलते हैं ना एम्फीबिया, द ऑर्गेनिज्म विच में लिव बोथ ऑन टेरेस्ट्रियल as well as on in the water known as amphibians. ओके, तो एमबी का यूज होता है क्या? बोथ। क्लियर है? तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर आर यूज इन सोलर कुकर। हम लोग जो सोलर कुकर में मिरर यूज करते हैं उनका फंक्शन क्या है? फर्स्ट है अचीव अ हायर टेम्परेचर इनसाइड द कुकर, सही है। सेकेंड है फोकस द सन रेज इनटू द कुकर, ये भी सही है। थर्ड है एक्ट एज रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर्स। आ गया होगा समझ में सोलर कुकर क्या है, ये बता ही चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इकोसिस्टम्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स। The submerged vegetation rots and give rise to a greenhouse gas named इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अब आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड, मतलब जो बड़े इकोसिस्टम है वो नष्ट हो जाते हैं। कब? व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स, जब वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो जाते हैं, यानी जलमग्न हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम होता है वो जलमग्न होने के कारण उनका जो वेजिटेशन हो जाए वो रॉट हो जाते हैं। रॉट मतलब क्या होता है? सड़ना, सड़ जाते हैं। और सड़ने के कारण जो गैस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस। क्या? मार्स गैस। दलदली जगहों में जो गैस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस। एंड मार्स गैस इज नथिंग बट मीथेन। मीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा? मीथेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए, हाउ कैन यू से मीथेन इज क्या है बच्चों? ग्रीन हाउस गैस। ये आप कैसे कह सकते हैं? तो ग्रीन हाउस हम लोग किन गैसों को कहते हैं बताइए? ग्रीन हाउस हम लोग किन गैसों को कहते हैं? जो हम लोग का अर्थ का टेम्परेचर है उसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको ऑपरेट करते हैं, उनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में आप लोग पढ़े होंगे क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसको अगर हम गहराई से देखेंगे तो मीथेन का स्ट्रक्चर तो यही होता है ना, CH4। अब यहां से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए फ्लोरीन से, या दो हाइड्रोजन या कितना भी, तो ये तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया ना। तो इनडायरेक्टली मीथेन आल्सो एक्ट्स एज ग्रीन हाउस गैस। हो गया? कंसेप्ट क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काउ डंग स्लरी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काउ डंग स्लरी को डिकम्पोज करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है?
फर्स्ट ऑप्शन है एरोबिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड ऑप्शन है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, सी है बोथ और डी है नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए अब इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहां पे हमारा टर्म क्या है? एनएरोबिक। अब आइए एनएरोबिक का मतलब समझते हैं क्या है। ये जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है या एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम लोग और में क्या बोलते हैं? एनएरोब्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों? एनएरोब्स। और एनएरोब्स का मतलब क्या होता है? एन का मतलब ही होता है नॉट, ठीक है, और एरोब्स में क्या होता है? एरो का मतलब ही होता है एयर, मतलब जहां हवा नहीं हो। यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और एयर नोन एज एनएरोबिक। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनएरोब्स। तो क्वेश्चन भी वही है कि डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग क्या है? ऑर्गेनिज्म तो है हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग किस श्रेणी में आएंगे? एरोबिक या एनारोबिक? तो निश्चित रूप से हम लोग को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है बच्चों, इसलिए हम लोग किस श्रेणी में आएंगे? एरोबिक ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes। देखिए जनरेट्स एयर मूवमेंट, और जब भी एयर मूवमेंट कहीं भी होगा ना तो क्या हो जाएगा? देयर इज फ्लो ऑफ एयर। क्या होगा बच्चों? कहीं भी एयर मूवमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा? फ्लो ऑफ एयर। और फ्लो ऑफ एयर से क्या क्रिएट होता है? विंड। फ्लो ऑफ एयर को ही ना हम लोग विंड कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? रेन, विंड, लाइट, साउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? विंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट इज एन इफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड सप्लाइंग एनर्जी एंड मैन्योर। द स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, एम्बिगियस, डाटा इनसफिशिएंट। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस प्लांट जो है ये बहुत अच्छा सिस्टम है। किस चीज का? वेस्ट डिस्पोजल का। बिसाइड, इसके अलावा एनर्जी सप्लाई और मैन्योर बनाने के अलावा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ये बहुत अच्छा है। आइए अब इसको समझते क्या है। जब भी हम लोग वेस्ट का बात करेंगे ना बच्चों, तो हम लोग के पास दो ही तरह का वेस्ट होगा। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, क्लियर है बच्चों। एंड द सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि दोनों का मूलभूत अंतर क्या है। देखो बच्चों, कहीं भी बायोडिग्रेडेबल बोला जाएगा ना तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक वेस्ट है और हम लोग उसको आसानी से डिकम्पोज करके फर्दर यूज कर सकते हैं, आइदर स्लरी के लिए, मैन्योर के लिए, और उससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। और कहीं भी नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जा रहा है ना तो उसको हम लोग बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो जो भी वेस्ट हम लोग यूटिलाइज करते हैं बायोगैस प्लांट में वो कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, बिकॉज दीज आर आल्सो द बेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। हम लोग क्या यूज करते हैं? गोबर ही ना यूज करते हैं। तो गोबर कहां से आता है? वेस्ट प्रोडक्ट ही ना है, डेफिकेशन के द्वारा। जो काऊ का डेफिकेशन प्रोडक्ट है वही तो है ना गोबर। आ रहा है बात? तो ये निश्चित रूप से बायोडिग्रेडेबल होगा, तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कहां? बायोगैस प्लांट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी लार्ज बिकॉज, ये बोलता है ना कि कार्बन का जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा है। कुछ भी बोलो ना, मिथेनॉल बोल दो, मिथेन बोल दो, मिथाइल अल्कोहल बोल दो, इथाइल अल्कोहल बोल दो, मिथेनोइक एसिड बोल दो, इथेनोइक ईस्टर बोल दो, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हम लोग देखेंगे ना तो हमको वो कार्बन का मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि कार्बन का कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है, इसके पीछे का रीजन बताइए। ऑप्शन है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सेकेंड ऑप्शन है इट हैज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, थर्ड ऑप्शन है इट शोज एलोट्रोपी, एंड फोर्थ ऑप्शन है इट हैज स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी लार्ज बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आइए अब इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि कार्बन का जो ये होता है ना बच्चों, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा कार्बन बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है।
तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है बच्चों। ठीक है, देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज नथिंग बट सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कार्बन में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो आपस में लिंक करके एक लंबा चेन बना सकते हैं, इसलिए जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका संख्या बहुत ज्यादा होता है और कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। देखिए कार्बन ये ऐसे लिंक कर सकते हैं ना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। फिर इधर भी लिंक कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आ रहा है बात समझ में, चारों तरफ लिंक कर सकते हैं। तो द वाइडेस्ट रेंज ऑफ कार्बन कंपाउंड ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? अब आइए थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसका मतलब क्या है? टेट्रा का मतलब ही होता है क्या? 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। और वैलेंट का मतलब, वैलेंट किस लिए यूज है? वैलेंसी के लिए। मतलब कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। सही बात है, देख लो 1 2 3 4। क्लियर है? इट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। निश्चित रूप से नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कैरेक्टर। हाँ, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ? जब कोई मैटर है वो एक से ज्यादा डिफरेंट स्टेट में पाया जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। क्लियर है बच्चों? और उनको क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप्स पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा कार्बन का एलोट्रॉप्स? बताइए आप लोग। जो कोल है दैट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो डायमंड है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो ग्रेफाइट है वो भी क्या होगा? कार्बन का एलोट्रॉप ही होगा। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ होमोलोग्स। अब होमोलोग्स का मतलब समझना होगा तो हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। होमोलोग्स का मतलब क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि होमोलोग्स का मतलब क्या होता है। होमोलोग्स का मतलब क्या होता है? होमोलोग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसा कोई भी केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जो कि एक ही सीरीज के में बिलोंग करते हो और उनके बीच डिफरेंस हो किसका? CH2 का, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोग्स। अब देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं होमोलोगस का। होमोलोगस सीरीज में वो सभी आ जाएगा जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, लेकिन होमोलोग्स में सिर्फ वही आएंगे जिनमें CH2 का डिफरेंस हो, साथ ही साथ वो सेम जो उनका ये है कंपाउंड है उससे बिलोंग करते हो। ठीक है, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल ही बिलोंग करना चाहिए, ईस्टर है तो ईस्टर में ही बिलोंग करना चाहिए, तो होमोलोग्स में आएंगे। आइए क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ होमोलोग्स। ठीक है, यहां ऑप्शन ए क्या है? CH3OH और दूसरा क्या है? CH3OCH3। आइए देखिए, यहां ये दोनों के बीच में क्या है? CH2 का ही ना डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा? CH3O और H हो गया। और ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3O और फिर यहां क्या है? CH3, तो इसको हम लोग CH2 और H लिख सकते हैं, तो यही CH3 का ना डिफरेंस आ गया, तो ये क्या होगा? होमोलोग्स है। सही है। अब ये देखिए B, तो B नहीं होगा, फिर C में आ जाइए। अब ध्यान से देखिए, C में देखिए CH3OCH3 CH3CH2OH, तो ये होमोलोग्स नहीं है, आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। D आइए, CH3OH और यहां पे क्या है? CH3CH2OH। अब आइए देखिए, इस समझिए, ये समझने वाला है। ये CH3OH क्या हो गया बच्चों? ये हो गया अल्कोहल, हो गया ना। कौन अल्कोहल हुआ? मिथाइल अल्कोहल। और बताइए, और ये क्या हो गया? ये भी अल्कोहल हो गया। ये कौन सा अल्कोहल हो गया? इथाइल अल्कोहल। यानी ये क्या हो गया? और इसको अच्छे से बताते हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। और ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब आइए, अब देखिए, यहां दो होमोलोगस सीरीज मिल गया, ये भी होमोलोगस सीरीज है और ये भी होमोलोगस सीरीज है, लेकिन यहां पे ये क्या है? ये है अल्कोहल। ये क्या है बच्चों? अल्कोहल। और ये क्या है? ये है ईथर। आया बात समझ में? तो ये दोनों में CH2 का डिफरेंस है बच्चों, ये दोनों में CH2 का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग केमिकल स्पीसीज हो गया ना, इसलिए होमोलोगस सीरीज में है लेकिन होमोलोग्स नहीं है। तो यहां हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? D। क्लियर है बच्चों? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच इज पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस। आइए इसमें कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं इन्वॉल्व है, एक्चुअली इसमें फैक्ट है। ठीक है, जो गोबर गैस है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम लोग गोबर का यूज करते हैं गोबर गैस प्लांट में, तो उससे जो गैस बनता है उसको गोबर गैस कहते हैं। तो मेनली वहां दो ही गैस बनता है, CH4 एंड CO2। ठीक है, तो CH4 को हम लोग और में क्या बोलते हैं, मीथेन। और चूंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, मार्सी लैंड में पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको और में क्या बोलते हैं, मार्स गैस या मार्सी गैस ये भी बोलते हैं। आए बात समझे। और इसका एक और नाम है क्या, चूंकि बायोलॉजिकली बन रहा है तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, बायोगैस। आया बात समझ में, क्लियर है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब लगता है कि ये पूरा हो गया। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम, इसमें कहीं कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी फायदा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग साइंस को साइंस की तरह पढ़ सके। और अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विज्ञान पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।